नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम और 4 पीएम के मंच पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश किबोरा। दोस्तों, प्रतिदिन आप हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, सराहते हैं, फीडबैक देते हैं। दोनों चैनल्स के ऊपर आपकी प्यार और मोहब्बत मिलती है। बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जो थोड़े से ऐसे वचन भी लिख देते हैं जो शायद पसंद भी ना आए, लेकिन क्या कहते हैं कि मीठा और कड़वा दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मेरा आभार, मेरा धन्यवाद, मेरा शुक्रिया आप सबके लिए जो मुझे पसंद करते हैं और उनका भी शुक्रिया जो मुझे थोड़ा बहुत नापसंद करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग काफ़ी ऐसे कमेंट्स लिख देते हैं कि आप इसकी ओर झुके हैं, उसकी ओर झुके हैं, लेकिन मैं किसी की ओर झुकता नहीं। मुझे लगता है जो ठीक, मैं उसकी बात करता हूँ, क्योंकि मेरा भी तो एक पक्ष है, आपका एक पक्ष है, मेरा भी एक पक्ष है। वैसे इस दुनिया में अगर आप सोचिए कि आप निष्पक्षता ढूँढने को जाएँगे तो शायद कहीं नहीं मिलेगी। तो हर व्यक्ति अपना एक पक्ष लेके चलता है, अपने चश्मे से, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है। बात करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी की 360 डिग्री चुनावी व्यूह रचना की। भारत के इतिहास में 75 सालों में पहली बार हमने देखा है इसको, पिछले कुछ वर्षों से, कि एक ऐसी पार्टी जो 24x7 पूरा वर्ष चुनावी मोड में रहती है। ये एक नया पैराडाइम है, नया आयाम है। बहुत सारी पार्टियों को 1970 के दशक से, 80-90 के दशक से जो बहुत सारी पार्टियां आई, कई तो कुकुरमुत्ते की तरह निकली और फिर ध्वस्त हो गई। कुछ पार्टियां ऐसी जो परिवारवाद से निकली, जो कि एक व्यक्ति और उसका बेटा और फिर उसका बेटा, वो भी ध्वस्त हो गई। इस बीच बहुत सारे गणित ऐसे भी आए पिछले कुछ 7-8 सालों के अंदर, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त किया। बहुत सारे मिथ ऐसे थे जिसको बीजेपी ने ध्वस्त किया। तारीफ करो या उनकी आलोचना करो, पर कुछ तो बदला है उन्होंने। कुछ ऐसी चीज बदल दी है हमेशा के लिए जो मुड़कर वापस नहीं आएंगी। दरअसल क्या कहते हैं कि दुनिया जब आगे बढ़ती है तो नए आयाम आते हैं, नए पैराडाइम्स आते हैं, नए कॉन्टूर और नए टेक्सचर आते हैं। वो सब नई सोच भारतीय जनता पार्टी लेके आती है। 360 डिग्री की चुनावी व्यूह रचना, जिसको शायद विरोधी दल के लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो 80 के समीकरणों से, 1990 के उस दशक के समीकरणों से, 2000 के समीकरणों से 2022 और 2024 की फाइट करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। दरअसल बहुत दशक ऐसे गुजरे जब भारत की राजनीति में जातीयगत समीकरणों को यह समझा गया कि एक पूरी जाति एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल की ओर झुक जाएगी और सिर्फ उनको वोट करेगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम भारत के दलों ने भारत के जनमानस को, जो जनता है, उसको समझने में भूल कर दी है। हमने ये भी भूल कर दी कि 75 वर्षों में वो भी इवॉल्व हुए हैं और वो किसी एक गुट से, किसी एक वर्ग से, किसी एक जाति से, किसी एक बंधन से बंधे नहीं हैं। जो नई सोच है, जो नई पीढ़ी है, जो नए युवा है, जो स्वच्छंद उड़ना चाहते हैं, उनसे आप कहो कि नहीं, आपको तो मायावती की हाथी पे ठप्पा मारना है, क्योंकि हमारी उनके प्रति वफादारी रही है पिछले कई दशकों से, शायद वो युवा मानने को तैयार नहीं होगा। मानने को इसलिए तैयार नहीं होगा कि वो विद्रोही है। वो ये सोचता है कि मैं आपकी राह पर क्यों चलूं, पहले मैं देखूंगा कि इसने मुझे दिया क्या है आज तक। मैं ये भी देखना चाहूंगा कि आपने जो इनके प्रति वफादारी दिखाई है, तो इन्होंने आपको क्या दिया पिछले 20-30-40 सालों के अंदर। अब उसके अंदर एक मायावती ही नहीं, अखिलेश यादव भी है, तेजस्वी भी है, नीतीश भी है, इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी भी है, नवीन पटनायक है, स्टालिन भी है, या फिर और भी लीडर हो सकते हैं, ममता भी है, या फिर कुछ और दल जो कि व्यक्तिवाद से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है भारत की, या भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के अंदर भी परिवारवाद है, लेकिन कई बार वो भी हटना शुरू हो जाती है परिवारवाद से, और जो दूसरे यंग नेता हैं या जो दूसरे यंग टर्क्स हैं, उनको आगे मौका देती है। सवाल ये उठता है कि बहुत सारी पार्टियां शायद
भारतीय जनता पार्टी के 360 डिग्री चुनावी व्यूह रचना और मायाजाल को समझ नहीं पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक सक्सेस गिनी जाएगी, बहुत बड़ी सक्सेस है, और वो सक्सेस ये है कि उन्होंने जातिगत समीकरणों को ध्वस्त किया है भारत में। आप कोई भी हो सकते हो। आज आप कुर्मी के नाम पर, लोड के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, या फिर मुसलमानों के नाम पर, यादवों के नाम पर, अब शायद वो वोट नहीं देंगे, या फिर दलितों के नाम पर, या महापिछड़ों के नाम पर, महादलितों के नाम पर नहीं। लोग बदल रहे हैं, जनमानस बदल रहा है, सोच बदल रही है, और वो सब लोग जो एस्पिरेशनल क्लास में है, युवा हैं, भले गरीब वर्ग के अंदर हों, लेकिन उनके जो सपने हैं, उनकी जो अपनी कुंठाएं हैं, उन्हें समझने की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं वो जो बंधन है उनको तोड़ने की आवश्यकता होती है, और उन बंधनों को सबसे पहले अगर किसने तोड़ा तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, प्रशंसा करनी पड़ेगी। साम दाम दंड भेद, इन्होंने बताया कि इस प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर अगर आप सोचते हो कि चुनाव से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले बाहर निकलेंगे, और बाहर निकले के फिर आके 4 भाषण देंगे, और लच्छेदार भाषण देके लोग आपको जाति के नाम पर वोट दे देंगे, वर्ग के नाम पर वोट दे देंगे, माफ कीजिएगा, आपका समय समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। मायावती अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं, किसी भी जिनकी वो हिमायत करती हैं जिस वर्ग की, उस वर्ग से मिलती नहीं है। वो गरीबी में रहते हैं, मायावती विलासिता में रहती हैं। उन्हें पता नहीं कि एक दलित का दर्द क्या होता है। घर से बाहर निकले तो पता लगे। अभी तक जो उनको सीटें मिलती थी, आगे से नहीं मिलेंगी, और उनका हाल वही होगा जो एक निर्दलियों का होता है, या कांग्रेस का यूपी में हुआ था 2% वोट का, वही बीएसपी का हाल होगा, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक छिटक कर कहीं और जा चुका है। क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया है कि आपको मायावती कुछ देने वाली नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को बचाती है। दूसरा एग्जाम्पल जो इस समय डेक्लाइन पर है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक कभी विधानसभा चुनाव हुआ है जहां बड़े अंतर से सपा हारी है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अखिलेश यादव भी बाहर नहीं निकलते हैं। कभी कभी बाहर निकलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और दे के फिर अंदर चले जाते हैं। ओपनली कह रहा हूं मैं आपसे। और इसलिए सपा के वो सारे, इवन जो उनके अपना सपोर्ट बेस है, यादव सपोर्ट बेस और या मुस्लिम सपोर्ट बेस, वो भी उनसे छिटक रहा है। उनको यकीन नहीं आता कि इनके अंदर वो आग है, वो स्पार्क है डिलीवर करने वाला, और इस विधानसभा चुनाव में जो मुंह की अखिलेश यादव ने खाई है, उनको उससे सबक लेने की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछली बार अगर उनकी 5-6 सीटें थी लोकसभा के अंदर, इस बार वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि ये लोग 5 साल से तैयारी में हैं। योगी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी यूपी को अभी से केटर कर रहे हैं, और अखिलेश यादव और पूरी सपा सोई पड़ी है। ये परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रहे हैं अपने। कभी शिवपाल यादव है, कभी डिंपल यादव है, कभी कुछ और है। आपको कोई बहुत ज्यादा लोग वोट नहीं देंगे अखिलेश यादव जी। आपका गढ़, आजमगढ़, वो भी ढह चुका है। अगर अभी भी आपकी नींद नहीं खुलती है और 1.5 साल पहले चुनाव के अभी भी आप घर में सोए हैं, तो एक काम कीजिएगा, बीजेपी के रोड रोलर का इंतजार कीजिएगा। ध्वस्त करने के लिए आ रहा है, 80 में से 80 सीटें लेके जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर आपके ऊपर यकीन नहीं रहा है। मायावती तो खत्म हो चुकी है, फिनिश है, इट्स ए फिनिश प्रोडक्ट नाउ। इंडियन पॉलिटिक्स में बहुजन समाज पार्टी और मायावती इज ए फिनिश्ड फोर्स, ऑलमोस्ट फिनिश्ड फोर्स। और अखिलेश यादव की एसपी भी है, वो भी धीरे धीरे डेक्लाइन पर है। क्या कर पाएगी, कितना टिक पाएगी, जगरनाट के सामने मुश्किल है। तेजस्वी यादव और नीतीश अगर इनोवेटिव नहीं होते हैं, अगर अपने जातिगत समीकरणों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो मैं यकीन से आपको कहूंगा, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी आपको भी दबाने के लिए आ रही है, आप बच नहीं पाएंगे। और हरियाणा में जैसे कि जो जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, लोग अगर ये समझते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। वहां पे फिर से भारतीय जनता पार्टी 10 में से 10 या 10 में से 9-8 सीटें लेकर जाएगी।
व्यू रचना को समझिए आप, 360 डिग्री की है। एआईएमआईएम को यूज करती है भारतीय जनता पार्टी सारी मुस्लिम सीटों के ऊपर खड़ा करने के लिए, ताकि मुस्लिम वोट कटे और ये जीत जाएं। और एआईएमआईएम इज बीइंग यूज्ड बाय मिस्टर मोदी एंड अमित शाह। क्या गठबंधन है बोलने की जरूरत नहीं, आपकी आंखों के सामने है। गोपालगंज की सीट कैसे हारी, जहां पे 1800 वोटों से तेजस्वी हारे हैं, 12,000 वोट एआईएमआईएम के प्रत्याशी लेकर गए। 12,000। आप व्यू रचना को समझिए। तेजस्वी यादव को इनोवेटिव होना पड़ेगा, नीतीश बाबू को इनोवेटिव होना पड़ेगा, इवन ममता बनर्जी को बंगाल में इनोवेटिव होना पड़ेगा, नवीन पटनायक को इनोवेटिव होना पड़ेगा, वरना इनका रोड रोलर वहां भी चलेगा। तेलंगाना के अंदर जो फाइट है मुनुगोड़ा में, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है। दरअसल राम रहीम को पैरोल देके जीतना हो, या जातिगत समीकरण तोड़कर जीतना हो, या हिंदू मुस्लिम पर जीतना हो, या मंदिर मस्जिद पे जीतना हो, या फिर आरएसएस को बैकबोन बना के जीतना हो, 5 किलो अनाज देकर जीतना हो, 2 रुपए और 3 रुपए किलो गेहूं चावल बेचकर 35 किलो हर परिवार को जीतना हो, आप यकीन मानिएगा वो जीत जाएंगे। एक शौचालय देकर जीतना हो, एक नल का जल देकर जीतना हो, या फिर एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाने वाला घर हो, कुछ तो कर रहे हैं वो। आप क्या कर रहे हैं? जिसे लाभार्थी कहते हो उसे कुछ तो मिल रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला था। आपके तो सूखे वादे थे। ना मायावती ने कुछ दिया, ना अखिलेश यादव ने कुछ दिया, और बिहार में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके द्वारा कहा जाए कि गरीबी मिट जाए। ममता बनर्जी बोलती काफी हैं, लेकिन जमीन पे उनका भी असर कम होता है। इसलिए कम होता है कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। साउथ अलग है पूरा का पूरा। साउथ इंडिया अलग ढंग से बिहेव करता है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। तो स्टालिन का जो तमिलनाडु है वो तो पहले से रिच है, आंध्रा भी रिच है, केरला भी रिच है, कर्नाटका भी रिच है, और साउथ का गोवा भी रिच है। महाराष्ट्र इंडिया का एक नॉर्थ और साउथ का एक डिवाइडिंग पॉइंट है, ये भी रिच है। गरीबी भी है महाराष्ट्र में, लेकिन बीमारू स्टेट नहीं है बिहार और यूपी की तरह। एमपी कांग्रेस अपने गुटों में बटी हुई, आपस में लड़ती हुई कुछ कर नहीं पाती है, और भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा के उनको तोड़कर ले जाती है, क्योंकि कांग्रेस के ऐसा लगता है कि अधिकतर सांसद या जो एमएलए होते हैं बिकाऊ हैं, बिक जाते हैं। तो साम दाम दंड भेद के अंदर ये एआईएमआईएम का भी यूज करेंगे। ये लोगों को 5 किलो अनाज भी देंगे, ये 2 रुपए 3 रुपए किलो में 35 किलो अनाज भी देंगे, ये शौचालय भी देंगे, ये छोटा सा टूटा फूटा सही घर भी देंगे आपको, ये आपको नल से जल भी देंगे, ये आपके किसान के खाते में 6,000 रुपए साल भी डालेंगे, 2,000 रुपए हर 4 महीने में डाल देते हैं। ये कुछ ना कुछ आपको पब्लिक की फंडिंग से निकाल के देते रहेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बीजेपी के माया जाल को नहीं तोड़ पाएंगे। अगर आप सोचते हो कि जातिगत समीकरणों से, जनगणना से, या उसके किसी और के द्वारा आप बीजेपी के मायाजाल को तोड़ देंगे, तो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो 24/7 की पॉलिटिक्स करते हैं वो, और ये घरों से बाहर नहीं निकलते। आपने नवीन पटनायक को घर से बाहर निकलते कब देखा है? आपने मायावती को घर से बाहर निकलते कब देखा है? आपने अखिलेश यादव को अपने घर से निकलते बाहर कब देखा है? आपने हरियाणा में कांग्रेस के लीडर्स को घर से बाहर निकलते कब देखा है? आपने पंजाब के अंदर आप देखो, वहां तो चलो ठीक है आपकी है, आप तो बहुत एग्रेसिव है। आम आदमी पार्टी इज ओनली एग्रेसिव पार्टी विच इज विजिबल एवरीवेयर। और साउथ का सिस्टम पूरा ही अलग है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। वहां का सिस्टम अलग है, वहां की सोच अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, कंटूर एंड टेक्सचर अलग है। एमपी में कहां कांग्रेस निकल रही है बाहर? छत्तीसगढ़ में जो एग्रेसिव है, कौन एग्रेसिव है? भूपेश बघेल। ये आदमी अपने कंधे के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ को ढोता है, इसलिए कामयाब है, क्योंकि उसकी भी एक व्यू रचना है, जहां पर वो गांवों तक पहुंचता है, हॉस्पिटल देता है, मेडिकल सुविधाएं देता है, स्कूल देता है, शिक्षा देता है, गोबर खरीदता है, और एक क्या कहते हैं कि एक पूरा तीर्थ यात्रा का रूट बनाता है, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। अशोक गहलोत तो राजस्थान में करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनकी अपनी व्यू रचना है, ये कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन जो भारत का
असली स्टेट है उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नियत करता है, वो कहां पे है। बल्कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जागरूक हैं, सोए नहीं हैं, अपने घरों से बाहर निकल के आते हैं, बात करते हैं। आदित्य ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में घूमे हैं और ऋतुजा लटके जो यहां से जीती है, उस बात का प्रमाण है कि पहले जहां शिवसेना के 62,000 वोट होते थे अंधेरी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस बार 66,000 वोट है। आप सोचिएगा, तो वो काम कर रहे हैं, दिखाई देंगे। जो दिखाई देगा वही सुनाई देगा, जो सुनाई देगा वही जीतेगा। इस टाइम दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, वो है नरेंद्र मोदी हर जगह। तो कल को वो जीत जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जब बड़ी बड़ी स्टेट के जो लोग हैं वही सोएंगे तो क्या होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो विपक्ष सोया पड़ा है ना। कांग्रेस वाइप्ड आउट, बीएसपी वाइप्ड आउट, फिनिश्ड। समाजवादी पार्टी, ध्यान रहे, ये बीजेपी का जो रोलर कोस्टर है, जो रोड रोलर है, अगले चुनावों तक आप देखिएगा, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी पूरा का पूरा क्रश कर देगा। लिख के रख लीजिए आप, क्योंकि 1.5 साल पहले भी इनकी नींद नहीं खुलती है। ये सोचते हैं कि मैं जनवरी के महीने में 2024 में उठूंगा, भाषण दूंगा और लोग मुझे वोट देंगे। अखिलेश यादव जी, माफ कीजिएगा, आप फिर व्यू रचना को समझ नहीं पाते, मोदी जी की और अमित शाह की, इनके माया जाल को और 360 डिग्री इस व्यू रचना को समझो। ये यहां पर जीतने के लिए आए हैं। आप घोड़े और हाथी पे सवार होके तोपों का मुकाबला करना चाहते हो, नहीं कर पाएंगे आप। और आप बाहर नहीं निकलेंगे और आप सोचते हो कि मेरी बात सुन लेंगे और फिर से मैं जातिगत समीकरणों में यादव मुझे वोट दे देंगे, मुस्लिम मुझे वोट दे देंगे, तो माफ कीजिएगा, अपनी हार के ऊपर ठप्पा लगा के रखिए, आपको जीतने देंगे। आपका गढ़ आजमगढ़ तक तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। आपको यह नहीं पता कि अगली बार कभी आप आजमगढ़ से लड़े तो शायद आप हार जाएंगे वहां से। ये आपको उठने नहीं देंगे वहां से। ये एक एक करके आपके गढ़ों को तोड़ रहे हैं और आप आहट नहीं सुन पा रहे हो। मर्जी आपकी है, पार्टी आपकी है, लेकिन एसपी उसी राह पर जा रही है जिस राह पर बीएसपी है। और 80 में से 80 सीटों का टारगेट है बीजेपी का, जो मेरे पास सूचनाएं हैं। अगर कोई इसमें से 5 सीटें बच गई तो बच जाएंगी, वरना 70 से 80 के बीच में सीटें भारतीय जनता पार्टी टारगेट बना के उत्तर प्रदेश तो नहीं छोड़ने वाले हैं। ये बाकी जगह कहीं मार खा जाए तो खा जाए, यूपी नहीं छोड़ेंगे। वहां पे इनका जगरनॉट रोड रोलर पूरा ध्वस्त करके जाएगा। लिख के रख लीजिएगा। अगर आप नहीं जागते हैं लोग और इनकी माया जाल और व्यू रचना को नहीं समझते हैं और 24/7 की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं विरोधी दल, तो फिर आप समझिए 2024 आपके लिए नहीं है। 2029 के बारे में आप सोचिए। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा। कैसा लगा प्रोग्राम? धन्यवाद आप सबका।